एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस के बारे में आपको पढ़ाया है और जो एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस के बारे में आपको डिस्कस किया है उसके बाद एक टॉपिक है ये कोरोजन के बारे में आपको पढ़ाएंगे। कोरोजन का जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस के लिए हम लोग रस्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्टिंग भी बोलते हैं और रस्टिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। क्या लगना? जंग लगना हम लोग इसे बोलते हैं, है ना। तो आज बहुत सारी बातें करेंगे अभी इसे लेक्चर में हम आपसे कोरोजन के बारे में बताएंगे। कल दो बातें आपसे बताई मैंने। दो तरह के मेटल्स को हम लोग पढ़ते हैं। एक तो ऐसे मेटल्स को हम लोग पढ़ते हैं जिनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और पॉजिटिव है। जिनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है और पॉजिटिव होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं पैसिव मेटल। क्या बोलते हैं? पैसिव मेटल हम लोग उन्हें बोलते हैं। और पैसिव मेटल को हम लोग नॉन एक्टिव मेटल्स भी बोलते हैं। नॉन एक्टिव मेटल भी हम लोग इसे बोलते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? कौन कौन से मेटल नॉन एक्टिव है हमारे पास? जैसे प्लेटिनम है, एयू है, एजी है। ये जो मेटल्स हमारे पास अवेलेबल है ये मेटल्स कैसे हैं? ये मेटल्स नॉन एक्टिव टाइप के मेटल्स हैं। ये क्यों नॉन एक्टिव टाइप के मेटल्स हैं? कल मैंने आपको बताया कि इसी नॉन एक्टिव टाइप के मेटल्स हैं क्योंकि इनकी जो ई नॉट का वैल्यू है वो वेरी हाई है, बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल को शो करता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे एक है, इसके बाद जो भी मेटल्स बचते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव कैटेगरी के मेटल्स होते हैं भाई। वो सब एक्टिव मेटल है। और एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? एक्टिव मेटल्स वो होते हैं जिनका पोटेंशियल कम होता है और जिनका पोटेंशियल कम होता है वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। जिनका पोटेंशियल कम होता है वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं और जब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं तो वो एक्टिव मेटल कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाते हैं। हम लोग उन्हें एक्टिव मेटल्स बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है? जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं उनमें प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद किसी दूसरे सब्सटेंस से कनेक्ट हो जाते हैं। पहले क्या थे? पहले वो फ्री स्टेट के अंदर थे। जब वो प्योर स्टेट के अंदर थे तो प्योर स्टेट में क्या थे? वो फ्री स्टेट के अंदर थे यानी मुक्त अवस्था के अंदर थे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद वो किसी न किसी के साथ रिएक्ट हो गए और जैसे किसी न किसी के साथ रिएक्ट होते हैं ना तो ऐसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबाइंड स्टेट हम लोग इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबाइंड स्टेट हम लोग इसे बोलते हैं। हिंदी में टर्म है संयुक्त अवस्था। क्या बोलते हैं? संयुक्त अवस्था हम लोग इसे बोलते हैं। कंबाइंड स्टेट हम लोग इसे बोलते हैं। तो आपको बताना है जो नॉन एक्टिव टाइप के मेटल्स होते हैं, जो नॉन एक्टिव टाइप के मेटल्स होते हैं, जो निष्क्रिय धातुएं होती हैं, वो सदैव कैसी अवस्था के अंदर पाई जाते हैं? मुक्त अवस्था के अंदर पाई जाते हैं। कैसे पाई जाती है? मुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती है। और वो मुक्त अवस्था के अंदर क्यों पाई जाती है? वो मुक्त अवस्था के अंदर इसलिए पाई जाती है क्योंकि फ्री स्टेट में क्या होता है? फ्री स्टेट में वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं उन मेटल्स के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। और ज्यादा देर तक आप इन्हें फ्री स्टेट में नहीं रख पाएंगे। क्या होगा? अगर आप इसे खुला छोड़ देंगे, ओपन सराउंडिंग में लगा देंगे इसके लिए, तो ओपन सराउंडिंग में क्या होगा? जो हमारा इन्वायरमेंट है या तो इन्वायरमेंट में गैसों से रिएक्ट हो जाएगा। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अंदर या तो गैसों से रिएक्ट हो जाएगा या इन्वायरमेंट के अंदर जो नमी है उससे रिएक्ट हो जाएगा। इन्वायरमेंट में जो एयर है उससे रिएक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही रिएक्ट होगा ना, क्रिया करेगा, तो क्रिया करने के बाद क्या होगा? इसका जो फ्री स्टेट होता है वो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो क्या अंतर है दोनों में? जितने भी नॉन एक्टिव मेटल्स होते हैं वो कभी भी कंबाइंड स्टेट में ट्रांसफर नहीं होते हैं। संयुक्त अवस्था में नहीं आते। वो कैसी अवस्था में रहते हैं? फ्री स्टेट के अंदर ही रहते हैं। कैसी अवस्था में रहते हैं? फ्री स्टेट के अंदर ही रहते हैं। लेकिन जितने भी
एक्टिव मेटल्स हैं, जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं वो सभी एक्टिव मेटल्स किस में रहते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो किस में ट्रांसफर हो जाता है भाई, कंबाइंड स्टेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर कोई मेटल कंबाइंड स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा, कोई भी मेटल अगर कंबाइंड स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा तो कंबाइंड स्टेट में ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, उसका डिके स्टार्ट हो जाता है। डिके मीन्स क्या होता है, डिके मीन्स होता है अपघटन। क्या होता है, या विघटन हम लोग कह सकते हैं, क्षय होना हम लोग कह सकते हैं उसे हिंदी में। तो आप लोग क्या बताएंगे, उसका डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी किसी मेटल का डिके होना स्टार्ट होता है ना, तो डिके होने के स्टार्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसे या तो हम लोग कोरोजन कह सकते हैं या फिर हम लोग उसे क्या कह सकते हैं, रस्टिंग कह सकते हैं। तो इस पूरे इस बात से हम लोग एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि कोई भी मेटल कब कोरोजन करती है, जब वो कंबाइंड स्टेट में आती है। जब तक मेटल फ्री स्टेट में रहेगी ना, उसमें जंग लगने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। कब पॉसिबिलिटी होगी जंग लगने की मेटल के ऊपर, जब वो कंबाइंड स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो आपको बताना है, कोई पूछेगा आपसे कोरोजन क्या होता है, तो आपको बताना है जब भी कोई प्योर मेटल, कोरोजन क्या होता है, जब भी कोई प्योर मेटल, जब भी कोई प्योर मेटल क्या होता है, अपनी फ्री स्टेट को छोड़कर, अपनी फ्री स्टेट को छोड़कर किस में ट्रांसफर हो जाता है, कंबाइंड स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे ही वो मेटल कंबाइंड स्टेट में ट्रांसफर होता है तो कंबाइंड स्टेट में ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, उसमें डिके स्टार्ट हो जाता है, उसमें क्षय स्टार्ट हो जाता है। और मेटल का जो क्षय होता है या डिके होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं उसके लिए। तो संक्षारण क्या है, धातुओं का क्षय। धातुओं का कब धातु क्षय हो सकती है, जब वो सब संयुक्त अवस्था में होगी तो उसमें क्षय होगा, और मुक्त अवस्था में होगी तो क्षय कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं कोरोजन के लिए। भाई किसी भी मेटल्स के ऊपर जंग क्यों लग जाता है, तो देखिए दो तीन चीजें आपको समझाते हैं, दो तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या होता है, किसी मेटल को आप लोग यूज कर रहे हैं, उसका रफ सरफेस जो है इस बात को रेस्पॉन्सिबल है। रफ सरफेस का मतलब क्या होता है, खुरदरा सतह, खुरदरा सतह हम लोग इसे बोलते हैं। तो खुरदरा सतह भी उसका रेस्पॉन्सिबल है। कभी कभी क्या होता है, किसी मेटल्स का जो सरफेस होता है वो रफ हो जाता है, और जब मेटल का सरफेस रफ हो जाता है तो उस पर जंग लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात, लिक्विड अमाउंट्स इन सराउंडिंग, वातावरण में जो ह्यूमिडिटी होती है, जो नमी होती है, जिन एरियाज के अंदर ज्यादा नमी पाई जाती है, जैसे इस समय क्या है, इस समय बहुत ह्यूमिडिटी है। अगर आप पंखे कूलर में बैठे तब भी आपको पसीना आ रहा है, समझ रहे नहीं, तो क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में वेपराइजेशन ज्यादा हो रहा है। गैस जैसा चैम्बर नहीं, वेपर जैसा चैम्बर बन गया हमारा सराउंडिंग। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हमारे वातावरण के अंदर नमी बहुत ज्यादा होती है, नमी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आर्द्रता हम लोग इसे बोलते हैं। और जब वातावरण में आर्द्रता ज्यादा होती है तब भी जंग लग सकती है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जंग के लिए। जहां पर CO2 ज्यादा पाई जाएगी ना, वहां पर जंग लगने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो CO2 कहां पर ज्यादा होगी, जब पेड़ ज्यादा होंगे। तो जहां पेड़ ज्यादा होंगे वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा अमाउंट होगा तो वहां पर रस्टिंग की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, कम होंगे। पेड़ जो है कम होंगे, वहां पर CO2 अमाउंट क्या होगा, समझ गए आप लोग। तो आपको क्या ध्यान रखना है भाई, जहां पर प्लांटेशन क्या होगा, कम होने वाला है, तो CO2 अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, CO2 को निकालना है, पेड़ का निकालना है, ऑक्सीजन निकालना है। तो वो जो स्टोरेज है वो कम होता जाएगा लगातार। तो CO2 का अमाउंट सराउंडिंग में बढ़ना नहीं चाहिए। अगर कहीं पर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है
तो जंग लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि रस्टिंग की कॉज क्या क्या है, किन वजह से रस्टिंग हो जाती है, क्यों होती है, तो बाद में बात करेंगे। ये पूछ रहे हैं वो फैक्टर्स क्या क्या है जिनकी वजह से रस्टिंग होती है। तो आपको बताना है, एक तो रफ सरफेस रेस्पॉन्सिबल होता है। रफ सरफेस रेस्पॉन्सिबल क्यों होता है भाई? रफ सरफेस इसलिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि अगर सरफेस रफ है तो उससे क्या होगा, पानी वगैरह के जमा होने की पॉसिबिलिटी उसके ऊपर ज्यादा हो जाएगी, और स्मूथ सरफेस होगा तो पानी उसके ऊपर जमा नहीं होगा। दूसरी बात, लिक्विड्स ड्रॉप या इन्वायरमेंट के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, वो कम होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो जंग लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरी बात, CO2 की मात्रा भी जंग के लिए प्रभावित करती है। तो इन तीनों फैक्टर्स का हम लोगों को ध्यान रखना है। हमारा सरफेस रफ नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। हमारा वातावरण में ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। ये आपके हाथ की बात नहीं है, ये नेचुरल चीज है भाई। आर्द्रता कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, तुम क्या कर सकते हो उसमें? आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये तो नेचुरल है, अपने आप घटता बढ़ता रहेगा। तो ये फैक्टर्स हैं इनकी वजह से रस्ट लगेगा। अभी हमारा जो सिलेबस है उसमें आयरन रस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो मैं आज जब आपको पढ़ाऊंगा तो आयरन रस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हमें कोरोजन के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है, जब भी कोई मेटल अपनी फ्री स्टेट को छोड़ देता है तो किसमें आ जाता है? कम्बाइन स्टेट में आ जाता है। और जब कोई मेटल कम्बाइन स्टेट में आ जाता है तो क्या हो जाता है? कम्बाइन स्टेट में आने के बाद उसका डिके स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका डिके स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही कम्बाइन स्टेट में आने के बाद डिके स्टार्ट हो जाता है तो क्या कहते हैं उसे? कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन तीन बातों पर डिपेंड करता है। रफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, कोरोजन डिपेंड करता है लिक्विड ड्रॉप के ऊपर यानी ह्यूमिडिटी के ऊपर, कोरोजन डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं आपसे आयरन पर जंग कैसे लगेगा। जो आयरन है उस आयरन के ऊपर रस्टिंग कैसे होगा उसके बारे में आपसे बात करता हूं। देखिए सरफेस हम लोगों के पास है ये, और ये मेटल सरफेस है, बेटे बात नहीं। आयरन का सरफेस है, आयरन के हमारे सिलेबस में है। और ये जो आयरन का सरफेस हम लोगों के पास अवेलेबल है, इसमें होता क्या है, इन्वायरमेंट से कुछ वाटर के ड्रॉप आ जाते हैं। अभी पानी क्यों जमा हो गया मालूम है? ये पानी स्पेशली जमा हो गया यहाँ पर, H2O डिपोजिट हो गया कि आपकी सरफेस रफ थी, खुरदरा सतह था, ये आपने लोहा डाल दिया ऊपर छत के ऊपर, बरसात पड़े तो पानी जमा हो गया इसके ऊपर। जैसे ही सरफेस के ऊपर वाटर डिपोजिट हुआ ना, जैसे ही इस सरफेस के ऊपर वाटर डिपोजिट हुआ तो क्या हुआ, इन्वायरमेंट के अंदर जो CO2 गैस थी, पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं आपको। इन्वायरमेंट के अंदर जो CO2 गैस थी वो वाटर में बड़ी आसानी से घुल जाती है। CO2 गैस आई और आपके लोहे के ऊपर जो पानी लगा हुआ था, आपके आयरन के ऊपर जो वाटर डिपोजिट हो गया था, उसमें आके ये जमा हो गया भाई। CO2 और H2O जब आपस में क्रिया करते हैं तो CO2 और H2O आपस में क्रिया करने के बाद एक कंपाउंड्स को बनाते हैं, और वो कंपाउंड होता है H2CO3। देख लीजिएगा आपको, ये ऑप्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। वैसे क्या बोलते हैं हम लोग मालूम है? इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भाई यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई, समझिए आप। पानी जमा हुआ, वाटर डिपोजिट हुआ सरफेस के ऊपर, और जैसे ही वाटर डिपोजिट हुआ तो क्या हुआ, वातावरण के अंदर जो CO2 थी वो उस पानी में क्या होगी, घुलना शुरू हो गई। ये जंग लगने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया लोहे के ऊपर। जैसे बेटे घुलना शुरू हुआ तो क्या हुआ, ये एसिड है और एक आयनिक कंपाउंड है, ये क्या होगा, ये इसमें रिएक्शन शो करेगा। H2CO3 आपके पास है, और जो H2CO3 आपके पास है डिवाइड हो जाएगा H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में।
तो पहला स्टेप क्या होता है बताओ? पहले स्टेप में सरफेस के ऊपर क्या आएगा? वाटर आएगा। दूसरे स्टेप में क्या आएगा? CO2 घुल जाएगा, उसके अंदर क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा बेटे बताओ? आयन में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? बस आप ये समझिएगा, ये आयन में चेंज हुआ और मेटल की आफत स्टार्ट हुई। जैसे ही आयन में चेंज होगा तो क्या होगा मालूम है? जैसे ही आयन में चेंज होगा तो ये जो एच आयन आपके पास अवेलेबल है, ये जो एच आयन आपके पास अवेलेबल है, ये एच आयन इस मेटल से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी शो करेंगे। कैसा? ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव आयन की टेंडेंसी क्या होती है? पॉजिटिव आयन की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को तो भाई इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है इस पूरी प्रोसेस में? इलेक्ट्रॉन देने वाला तो मेटल ही है, और तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा नहीं इसके लिए, तो ये मेटल को परेशान करेगा। और जैसे ही मेटल को परेशान करेगा तो क्या होगा? ये जो आपका मेटल है ना, अब ये मेटल आपका एक्टिव हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जो Fe है वो ट्रिपल पॉजिटिव हो जाएगा, एक बार में 3 इलेक्ट्रॉन देगा। अब क्या हुआ देखो, आपका आयरन भी सक्रिय हो गया। आपका आयरन भी क्या हो गया? सक्रिय हो गया। और क्या होगा मालूम है? जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, यहां से जैसे इसको मेटल से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद क्या करेगा? 4 एच आयन आएंगे और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन में, और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन के बाद क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए इसने, और ये आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, तो इसमें बन जाएगा 2H2O, 2H2O। और क्या बन जाएगा? सॉरी, वाटर बन गया। पहले इस बात को आप समझ लीजिएगा दोबारा से, क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। रफ सरफेस आपके पास है, क्या है इसके ऊपर? CO2 इसके ऊपर आया है, और जैसे CO2 इसके ऊपर आएगा तो क्या होगा? कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? आयनाइजेशन हो जाएगा। यहां तक सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी भाई। अगली बात क्या हुई है? अगली बात मैंने आपसे कही है कि जो एच आयन आपके पास है ना, ये एच आयन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर ये नहीं होते तो रस्टिंग ही नहीं होती, क्योंकि मेटल को परेशान करने का काम तो इन्होंने किया है। बार बार मेटल से क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे। मेटल ने कहा अगर मैं इलेक्ट्रॉन तेरे को ट्रांसफर कर दूंगा तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। अगर मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा तो मुझे कंबाइन स्टेट में आना पड़ेगा, और कंबाइन स्टेट में आऊंगा तो फिर मेरा डिके हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 4 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेंगे इससे, और ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाएंगे, जो हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है। और जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट होंगे तो क्या बन जाएगा? आपके पास 2H2O बन जाएगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या होगा मालूम है? ये जो हमारा Fe है बेटा, ये भी एयर से रिएक्ट हो जाएगा। और जब ये एयर से रिएक्ट होगा तो क्या होगा? इससे एयर से रिएक्ट होने के बाद बन जाएगा Fe2O3। Fe2O3 बन जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा। इसे बोलेंगे हम लोग आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं हम लोग इसे, या हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं? आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं। और ध्यान रखेंगे, इसके अंदर ये जो जल है ना, जो वाटर बन रहा है, इसके असंख्य मॉलिक्यूल आ सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं XH2O, लिख सकते हैं XH2O। तो ये जो जंग लगती है ना आयरन के ऊपर, उसका फॉर्मूला ये होता है। दुनिया में बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, उस समय फॉर्मूला पूछा जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन रस्ट। आयरन रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको बताना है Fe2O3 into XH2O। एक बार पेपर में क्या हुआ? X नहीं लिखाया, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल लिखा आ गया। तो ये ऑब्जर्वेशन किया गया, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 32 के आसपास होते हैं। तो Fe2O3 32H2O, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये संख्या वैसे सर्टेन नहीं बदल सकती है, लेकिन अगर कोई पेपर में आ जाता है X नहीं लिखा आता है, उसकी जगह कुछ नंबर पढ़ा जाता है, तो किस पर टिक करना है?
32 वाले पे टिक करना है। तो कैसे बना रस्ट? बताओ किसने बनवाया रस्ट इस पूरी प्रोसेस में? एचआर ने। एचआर अगर नहीं बनता नहीं तो रस्ट नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? एचआर अगर नहीं बनता इस प्रोसेस में तो ये से इलेक्ट्रॉन नहीं देता मेटल से, और जैसे इसे मेटल से इलेक्ट्रॉन मिले तो क्या हुआ, इस एचआर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया, और रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ, ये H2O में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? H2O में कन्वर्ट हो गया। और क्या हुआ, यही H2O क्या करता है, जो आयरन एक्टिव हो गया है ना, और एयर से एक्टिव क्या करेगा, वो वायु से क्रिया करने के बाद Fe2O3 बना देगा ये तो, और जाके इसमें जमा हो जाएगा। तो देखा होगा जब भी कभी आप जंग को छूते तो गीली मालूम पड़ती है आपको, जब भी आप उस पर हाथ लगाते हैं क्या मालूम पड़ता है आपको, जैसे क्या है ये गीला हो गया है। कैसा हो गया है? गीला हो गया है। तो गीला क्यों मालूम पड़ता है आपको मालूम है? इसलिए मालूम पड़ता है कि उसमें जल ऑलरेडी पहले से रहता है। और एक सवाल हम लोगों से पूछा जाता है कि भाई जंग लगते समय मेटल की डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। जंग जब लग रही होगी तो धातु का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। जंग लगते समय मेटल की डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ना चाहिए। जब भी जंग लगेगी ना, जंग लगते समय क्या होता है, मेटल भारी हो जाता है, हैवियर मालूम पड़ता है आपको। क्यों हैवियर मालूम पड़ता है? उस पर वाटर आ जाता है, CO2 आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। लेकिन सर पूछेंगे जंग लगने के बाद मास पर क्या फर्क पड़ेगा? जंग लगने के बाद क्या होता है, हल्का होगा, भारी? हल्का हो जाएगा। भाई रस्ट जब लग जाती है तो क्या होता है, आप उसमें हथौड़ा मार देते हैं, कुछ मार देते हैं तो क्या होता है, वो उससे अलग हो जाता है। तो मेटल की डेंसिटी क्या हो जाती है? तो ध्यान रखेंगे एट द रस्टिंग टाइम, एट द रस्टिंग टाइम डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। आफ्टर रस्टिंग टाइम डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गया आपको पूरी बात? रस्टिंग क्या होती है, और मैंने आपको बताया कि आयरन में रस्टिंग कैसे होती है, और मैंने बताया कि रस्टिंग के लिए कौन कौन जिम्मेदार होते हैं। तो 3 चीज रस्टिंग को जिम्मेदार है, मेटल की सरफेस, CO2 की मात्रा और H2O की मात्रा। लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है बताओ? HI। ये नहीं आते तो कभी भी मेटल एक्टिव होता ही नहीं। इससे ध्यान रखेंगे, ये पेपर में लिखने पूरा कभी नहीं आता है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें इसकी। केवल आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जंग का सूत्र क्या होता है, जंग का सूत्र क्या होता है। तो जंग नहीं है, रस्टिंग बोल सकते हैं हम लोग, कोरोजन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कोरोजन बोल सकते हैं, या फिर संक्षारण हम लोग कह सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है Fe2O3 इंटू XH2O, Fe2O3 इंटू XH2। आयरन के ऊपर, आयरन जो रेडिश ब्राउन हो जाता है ना, लाल भूरा हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन का मतलब होता है लाल भूरा, देखा होगा आप लोगों ने। और आयरन फूल भी जाता है, फिर आयरन जो है फूल भी जाता है। और जैसे आप उसे हैमर करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो परत कम लगते हैं, इसके ऊपर से हटने लगते हैं, और एक बार जब रस्टिंग शुरू हो जाती है ना, तो फिर आप उसे रोक नहीं पाएंगे। जंग लगना एक ऐसी प्रोसेस है, किसी मेटल में एक बार रस्टिंग शुरू हो गई, कॉपर में भी लगती है रस्ट। आपने देखा होगा जैसे कभी कॉपर के बर्तन आपके यहाँ पर होते हैं ना, तो वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ग्रीन कलर के हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, तो उन पर ग्रीन रस्ट लगती है। कैसे होती है? उसमें भी ऑक्साइड ही होता है। तो जितने भी रस्टिंग होती है ना, सब रस्ट में क्या होता है, ऑक्साइड ही बनता है। क्या बनता है? ऑक्साइड ही बनता है। तो ऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड ही तो रस्ट है। अब हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं भाई? जो रस्टिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, इस रस्टिंग से हमारा प्रिकॉशन कैसे हो सकता है, बचाव कैसे हो सकता है। तो रस्टिंग से हम लोग प्रिकॉशन कैसे करेंगे, बहुत सारे प्रोसेस हम लोगों को पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला है वाइट ऑयल एंड पेंटिंग, बाई ऑयल एंड पेंटिंग। ऑयल और पेंटिंग का मीन्स क्या होता है?
देखिए अभी जैसे हमारा लिंटर पड़ता है तो मिस्त्री हमसे क्या बताता है भाई, मिस्त्री हम लोग को बताता है कि इस पर ग्रीस लगा दीजिएगा। वो क्यों बता रहा है ना, वो बता रहा है कि जब इस पर हम लोग ऑयलिंग सरफेस लगा देंगे ना तो इन फ्यूचर क्या होगा, इस पर जंग लगने की पॉसिबिलिटी घट जाएगी। ऑयल में और पेंट में प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑयल का और पेंट में प्रॉपर्टी ये होती है बोथ आर वाटर रिपेलेंट्स। ये दोनों क्या है, ये दोनों जल प्रतिकर्षी हैं। ना तो पेंट में पानी घुस सकता है और ना ही ऑयल में पानी घुस सकता है। जैसे हमारा विंडो लगा हुआ है भाई, देखो जब इसमें व्हाइट कलर का पेंट हो रहा है, ये हमारे मकान मालिक ने पेंट क्यों कराया, इन्होंने इसलिए पेंट कराया कि बरसात के दौरान में जब बरसात का पानी आएगा तो इस पर जमा नहीं हो पाएगा। पेंट क्या करेगा, पेंट उस पानी को उस पर डिपोजिट नहीं होने देगा, और पानी को जब डिपोजिट नहीं होने देगा तो उसमें CO2 नहीं घुलेगा, CO2 नहीं घुलेगा तो H2CO3 नहीं बनेगा, H2CO3 नहीं बनेगा तो HI नहीं बनेगा, HI नहीं बनेगा तो मेटल एक्टिव नहीं होगा, मेटल एक्टिव नहीं होगा तो रस्ट नहीं लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, काला तेल लगा देते हैं, ब्लैक ऑयल जो आता है गांव में क्या करते हैं, देहात में जैसे विंडो लगवाया किसी ने, उस पर कपड़ा ये काले तेल से पोत दिया उसके लिए। उसको भी पता है अगर उस पर वो ऑयलिंग नहीं करेगा तो ऑयलिंग करने के बाद क्या होगा, ऑयलिंग नहीं करने से उसके वाटर जमा हो जाएगा उसके ऊपर। लेकिन जैसे वो ऑयलिंग सरफेस लगा देता है तो ऑयलिंग सरफेस लगाने के बाद क्या होता है, वाटर रिपेलेंट टेंडेंसी जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। जल कहाँ था उसके ऊपर, पानी में भी नहीं, तेल में भी नहीं घुलेगा जल। तो आपको ध्यान रखना है जो आपकी मेटल्स है उन मेटल्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उन मेटल्स के ऊपर अगर हम लोग क्या करते हैं, उन मेटल्स के ऊपर अगर हम लोग क्या करें कि पेंट का लेयर लगा दें, ऑयल का लेयर लगा दें, तो इससे क्या होता है, जो H2 होता है उससे बचाव हो जाता है इनका। H2 जो होता है इससे बचाव हो जाता है, और जब H2 से बचाव हो जाएगा तो क्या होगा, जंग लगने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 0% हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जंग से बचने के लिए आपका जो विंडो ग्रिल है या जो आपका फाटक है, गेट वगैरह होते हैं, उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, ऑयल नहीं लगाएंगे गेट पर। गेट पर ऑयल लगाएंगे तो रोज काले कपड़े खराब हो जाएंगे सारे। क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं उसके ऊपर। तो पेंट क्यों करते हैं समझ में आ गया आपको, किससे बचना पड़ता है, स्मार्ट बनाने को नहीं करते हैं। आप सोचना हमारा मकान सुंदर लगेगा, वो सब क्या कह रहा है, जंग से बचने का उपाय है, रस्ट से बचने का उपाय है, रस्ट से बच सकता है आप उससे। दूसरा ऑप्शन क्या देखिएगा, एक सेकेंडरी ऑप्शन हमारे पास है, गैल्वेनाइजेशन मेथड हम लोग उसे बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन मेथड हम लोग उसे बोलते हैं, गैल्वेनीकरण हम लोग कहते हैं इसके लिए। ये भी बड़ा टॉप क्लास मेथड है रस्ट से बचने का, और ज्यादातर क्या होता है इसी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय। इस प्रोसेस में करते क्या है हम लोग, इस प्रोसेस में हम लोग करते ही है भाई, जैसे हमारे पास ये मेटल है और ये मेटल क्या है, इसका जो ई नोट है वो मिनिमम है, कम है, और जिनका ई नोट कम होता है उनकी एक्टिविटी क्या होती है, फास्ट होती है। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बाय द इलेक्ट्रिक प्रोसेस एक और लेयर लगा देते हैं, और ये जो लेयर लगाते हैं ना हम लोग, ये जो लेयर लगाते हैं वो इससे ज्यादा एक्टिव मेटल की होती है। वैसे ही मेटल आपका एक्टिव था, लेकिन जो परत आपने लगाई है इसके ऊपर तो क्या है, इससे ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। तो आपने क्या देखा है, देखो जब कोई बाजार में आप लोग निकलते हैं शाम के टाइम, तो जो आयरन वाले होते हैं, जो लोहे का व्यवसाय करते हैं, उनकी दुकानों पर जंजीर टंगे रहते हैं। वो जंजीर लोहे के तो मालूम नहीं पड़ते आपको, कैसा पेंट होता है उनके ऊपर, सिल्वर जैसा होता है। कैसा होता है, तो आपको लगता है सिल्वर की जंजीरें, पता नहीं वो क्या मालूम है, जिंक है उसके ऊपर। क्या लगाया है, नीचे क्या है उसमें, नीचे तो उसमें आयरन है, आप समझ जाएंगे मेरी बात को। नीचे उसमें आयरन है, और आयरन का पोटेंशियल कितना होता है, प्लस 0.44 वोल्ट होता है। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ, जिंक लगा हुआ है,
और जिंक का पोटेंशियल कितना होता है -0.77 वोल्ट। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव बताओ? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर देन आयरन। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी कम सक्रिय मेटल के ऊपर, अगर हम लोग कभी किसी कम सक्रिय धातु के ऊपर क्या करते हैं, कम सक्रिय मेटल के ऊपर अधिक सक्रिय मेटल की परत को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो जैसे हम लोग अधिक सक्रिय परत की मेटल को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। आपको बताना है कम सक्रिय धातु पर अधिक सक्रिय धातु की परत को लगाना, कम सक्रिय धातु पर लो रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर हाई रिएक्टिव मेटल्स की लेयर को लगाना बाय द इलेक्ट्रिक प्रोसेस, विद्युत विधियों के द्वारा क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। समझ में आ गया? तो अंदर कौन होगा, कौन होगा अंदर, कम क्रियाशील लो रिएक्टिव, और बाहर कौन सी लेयर होगी, हाई रिएक्टिव। क्या होगा, जब भी कभी ये इन्वायरमेंट में आएगा तो जिंक अपने आप को समाप्त कर देगा। किसको बचाने के लिए, आयरन को बचाने के लिए। और जब कोई किसी को बचाने को समाप्त हो जाता है तो शहीद नहीं कहते उसके लिए, कहते बलिदान कर दिया। क्या कर दिया, बलिदान। क्या होता है, जब अपनी जान दूसरों को बचाने को देते हैं हम लोग तो क्या होता है, बलिदान हो जाता है। तो किसने किसको बचाया है, जिंक ने आयरन को बचाया है। इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिफिकेशन मेथड भी कहते हैं। सैक्रिफिकेशन मेथड भी कहते हैं। सैक्रिफिकेशन का मीन्स क्या होता है, बलिदान प्रोसेस होता है। क्या होता है, बलिदान प्रोसेस होता है। बोलिए सर, कंफर्म आप मेरी बात से? तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं और गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। तो ऑयलिंग पेंटिंग के बारे में सर कभी नहीं पूछेंगे आपसे, ये तो बहुत सामान्य बात हो गई। सर पूछेंगे गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो आपको बताना है बाय द इलेक्ट्रिक प्रोसेस, वैद्युत विधियों के द्वारा जब किसी लो रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर हाई रिएक्टिव मेटल्स को लगा दिया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजेशन, जब भी आपका मेटल इन्वायरमेंट में आएगा तो इन्वायरमेंट में आने के बाद क्या होगा, ऊपर जो ज्यादा सक्रिय परत है वो पहले समाप्त होगी और जो निष्क्रिय परत है वो बाद में समाप्त होगी। तो सक्रिय परत क्या करती है, निष्क्रिय परत को बचाने के लिए अपने आप को समाप्त कर देती है, फिनिश कर देती है। इसलिए क्या कहते हैं इसे हम लोग, सैक्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, तो लिखने को आता पेपर में, व्हाट इज द सैक्रिफिकेशन प्रोसेस, व्हाट इज द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो समझ में आ गई मेरी बात आपको। ये सब क्या है, ये सब रस्टिंग के बारे में है। और आज के बाद कोई पूछे कोरोजन क्या होता है तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। कोरोजन कैसे होता है यही बता सकते हैं। कोरोजन का फॉर्मूला क्या है, कोरोजन से हम लोग कैसे बच सकते हैं, ये सारी बातें मैंने इस टॉपिक में आपको पढ़ा दी है। कल आपको मुलाकात होगी, ठीक है।